देखो अभी ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक तो 9th में तुम लोग पढ़ ही चुके हो, सबसे इजी रहने वाला है। क्या फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, पता है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है ना, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक होता है दो चार्ज के बीच लगता है, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इस ए वाला जो है ना हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोग को 11th में करना है। ये दो चार्ज के बीच में लग रहा है, ये दो मास के बीच में लगेगा, ठीक है ना। दोनों में देखो कितना मतलब सेम टू सेम सारा कुछ है। यहाँ पर जो फोर्स होता है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। और वही इसमें देखोगे ना, तो F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा चैप्टर एकदम मैच कर जाता है। ए वाला पढ़ लिया ना तो वहाँ पर वो वाला एकदम काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो फार्मूला अंदर में भी दिया हुआ है। अभी हम लोग फोकस करेंगे इन लोगों को जो एग्जाम में आने वाला है, बाकी जो बच्चे का वो बाद में कर लेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा ही, है ना। मतलब जो फोर्स लग रहा है उतना इक्वल टू एम ए कर दोगे, और एम एम दोनों तरफ से काट दोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही हो जाएगा, है ना। शॉर्टकट में देखो एक बार सारा कुछ बता देते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला स्टेप में एक्सेलरेशन पढ़ना है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या करोगे, M1 इंटू ए, या तो M1 इंटू ए करो या फिर M2 इंटू ए करो, है ना। तो एक तो M कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा GM बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। अब इस पर ये देख रहे हो ना, आर पर अब कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि अर्थ है ए वाला, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अर्थ का जो पूरा मास है ना यहाँ पर सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और इसका नाम हम लोग कैपिटल एम दे देते हैं। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, उसका मास छोटा सा एम दे देते हैं, है ना। इन्हीं दोनों के बीच फोर्स लगता है, तो अर्थ अपनी तरफ खींच करके रखता है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा ना, वो हो जाएगा जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। आर ए जो होता है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब फोर्स जो तुम्हारा है ना वो ऑब्वियसली घटेगा बढ़ेगा अगर इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा करेंगे। अगर गड्ढा खोद करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डाल दोगे तो फोर्स अलग हो जाएगा, है ना। वो हम लोग देखेंगे किस तरह से वैरी करता है, गड्ढा खोद करके अंदर ऑब्जेक्ट को डालेंगे तब, या फिर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पर लेकर के चले, है ना। तो उस केस में भी फोर्स अलग हो जाएगा, और फोर्स अलग हुआ तो एक्सेलरेशन भी इसका अलग हो जाएगा। तो ये दोनों हम लोग देखेंगे। वही था तुम्हारा वेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इट्स वेरिएशन। वेरिएशन किस चीज के साथ? हाइट के साथ। हाइट बढ़ने पर क्या होगा? डेप्थ के साथ। अंदर गड्ढा में जाएगा तो जी पर या फिर फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो अभी तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका जो फार्मूला हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जी एम बाई आर पोटेंशियल, ठीक है ना। जी एम बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा स्केप वेलोसिटी। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। और एक चीज और है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। एक ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो ए वाला ही हो गया। तीनों में देख रहे हो ना कितना थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। फोर्स में M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जब हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो एक तो मास खत्म हो गया। पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या हो गया? पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो तुम्हारा एक मास और एक तो आर गायब हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वही जब एनर्जी करते हैं तो फिर से क्या होता है? M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं होता है, आर ही होता है, स्क्वायर नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा जगह फर्क है चार फार्मूला में, यही चार को मेन फार्मूला है चैप्टर में हम लोग पढ़ने में। उसके बाद है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तब तक क्या हो जाएगा, वो तो अर्थ क्या है, अगर छोड़ेंगे तो अर्थ उसको खींच लेगा, ऊपर फेंकोगे तो भी ऊपर से फिर अर्थ पर ही गिर जाता है। लेकिन एक स्पीड होता है, उस स्पीड से फेंक देंगे ना तो फिर वो अर्थ पर नहीं गिरेगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। उसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, कितना स्पीड से फेंकना पड़ेगा कि ये मतलब अंतरिक्ष में चला जाए, अर्थ को पार कर जाए, वो हम लोग देखेंगे। और फाइनली है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसे मान लो कि ये अर्थ है तुम्हारा, अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई सैटेलाइट हो जो जा करके इसका चारों तरफ से चक्कर लगाता रहे, ठीक है ना। तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। इसका टोटल एनर्जी क्या होगा। तो बस यही टॉपिक है। ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी, मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरा जगह खींच करके लेकर के आ रहे हो ना, तो कितना एनर्जी, जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर उठा करके ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें क्या जमा हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाता है, छोड़ते हैं तो फिर से वो अर्थ में चला जाता है। तो ये वाला जो है ना एक कॉमन दो बॉडी के लिए है, वो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसमें देखते हो ना एक ही मास रहता है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, कोई भी दो बॉडी कहीं भी अंतरिक्ष में दो बॉडी रख दो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक तो एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जैसे तुम सटा हुआ है मान लो, इनिशियली तो दोनों सटा हुआ रहेगा ना, तुम खींच करके तुम अलग कर दो, अलग कर दो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया, जैसे छोड़ोगे फिर से भाग के आगे इसमें चिपक जाएगा, तो वही होता है। तो उसका फार्मूला निकालने का तरीका हो गया ये वाला। पोटेंशियल एनर्जी का ये हो गया। एक तो और छूट रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक तो छूट रहा है। अच्छा, तो वो तो ये वाला हो जाएगा Gm/r²। एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कहीं पर ई लिखा हुआ रहता है, कहीं पर यू लिखा हुआ रहता है। तो चार फॉर्मूला लिख लो ना, एक तो लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सब इतना ही बस हम लोग करने वाले हैं, इसी को प्रूव करने के लिए रहता है। सबसे पहले लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r², ये वाला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ये पहला हो गया। तीसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसका, जी का, स्मॉल जी का ना, कैपिटल जी का वैल्यू हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ से अगर जी निकालेंगे तो उतना हो जाएगा वैल्यू। हाँ, उसमें फिर पूछता है यूनिट पूछता है ना, तो वो तो पहले हम लोग कर चुके हैं। ये वाला हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये था Gm1m2/r²। दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये था Gm/r²। थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये था Gm/r। और फोर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये था Gm1m2/r। सिर्फ सब में मास वही, जब इसमें इलेक्ट्रिक जोड़ दोगे ना तो सब यहाँ पर Q1 Q2/r², यहाँ Q/r², Q/r, जब 12th में हम लोग पढ़ेंगे ना तो खाली M1 M2 को Q1 Q2 से रिप्लेस कर। और इसमें जो जितना सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं सारा टॉपिक हम लोग को वहाँ भी पढ़ना है। हाँ, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये वाला हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर फोर्स हो जाएगा, दोनों मास के बीच लगन, ठीक है ना। इसमें देखो एकमात्र ए वाला जो है ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाकी सारा इजी है। बाकी का तुम ऐसे फोर्स तो ऐसे ही याद रहेगा, M1m2/r²। फोर्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो 9th से पढ़ते आ रहे हो। और ऊपर से एक स्टेप नीचे आएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें क्या होगा ma, क्योंकि जब फोर्स बराबर तो ma होता है ना, इतना इक्वल टू ma लिखोगे तब ना एक्सीलरेशन आएगा, तो एक m तो कैंसिल होना ही है, बाकी कोई चीज नहीं आएगा, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। और जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी में तो हमेशा देखेंगे तो दो मास के बीच ही हम लोग कंपेरिजन करेंगे, कितना एनर्जी उसके अंदर जमा है, दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा तभी होगा वहां पर कुछ भी। तो इसमें याद रख लेना, इसकी वजह से दोनों मास एक साथ आ जाएगा। और एकमात्र पोटेंशियल है जो सबसे कमजोर है ना, एक तो मास भी इसमें से गायब है और एक तो डिस्टेंस वाला भी गायब है, तो सिर्फ Gm/r है। अब हम लोग अंदर में चलते हैं, बाकी फिर इसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे ना तो पूरा याद हो ही जाएगा। तो फर्स्ट ला क्या बताता है, ये बता रहा है कि दो बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर का। मतलब अलग अलग करके लिखेंगे ना तो एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। अगर सबको एक साथ मिला देंगे ना तो एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा M1 M2/r²। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे ना तो वही एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है G, और फार्मूला बन जाता है Gm1 M2/r²। G का वैल्यू हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखना होगा तो डिफिनेशन लिखना एकदम आसान है, फार्मूला से डिफिनेशन निकल जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 वही लिखा हुआ है ना। In this universe each body attract other body with a force that is directly proportional to product of their masses। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of the distance between them।
हाँ, उस पर मेन जो इसका फॉर्मूला है ना, उस पर 4 क्वेश्चन था। हालांकि इस पर क्वेश्चन जो भी रहता है काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, कुछ नहीं करना है, 2 मास खोजना है और डिस्टेंस खोजना है, फोर्स निकल ही जाएगा। उसके बाद देखो अब जी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएशन दे रखा है कि जी किस तरह से वेरी कर सकता है। तो जी में वेरिएशन 2 वजह से आ सकता है, ठीक है ना। जी में जी का जो वैल्यू है ना, हम लोग पढ़ते हैं कितना 9.8 ना, ये जो जी का जो वैल्यू है ना 2 तरह से चेंज हो सकता है। एक तो मतलब वो बताया था कि अगर बहुत ऊपर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू डाउन हो जाएगा, एक अर्थ के नीचे जाएंगे तो जी के वैल्यू पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। और एक तो होता है अर्थ रोटेट कर रहा है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये अर्थ हो गया हम लोग का, ठीक है। अब ये तो इस टाइप से रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अब मान लो कि कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो कौन ज्यादा तेज से घूम रहा होगा, ये वाला। ये तो घूम ही नहीं रहा होगा, ये तो खड़ा होगा शांति से। तो ये वाला घूमेगा ना, तो इस पर एक तो एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना। तो अगर यहाँ पर जी एक्सेलरेशन अंदर की ओर है ना, या फिर अंदर की ओर अगर मान लो फोर्स लग रहा है, एक तो साथ में बाहर में लगना शुरू हो जाएगा, mv²/r ना। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स निकालोगे ना, नेट फोर्स तो ए आ रहा है, नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या होगा, ma इज इक्वल टू mg माइनस v²/r। तो ए बराबर कितना हो गया, g माइनस v²/r। इस टाइप से हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर जो आदमी खड़ा है ना, उसको अंदर की ओर जो अर्थ जो उसका फोर्स लगा रहा होगा ना, वो जी से क्या होगा, कम होगा, जी से कम हो गया ना। एक्चुअल ऐसे नॉर्मली यहाँ पर जो खड़ा होगा उसको जी लग रहा होगा क्योंकि ये घूम ही नहीं रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट जी होगा, लेकिन यहाँ पर आएगा तो जी माइनस v²/r हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर फेंकाना चाहता है ना, रस्सी बांध के पत्थरों घुमाओगे तो फेंकाएगा ना बाहर, तो ये होता है। तो जी का वैल्यू यहाँ पर, इसको इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ पर मिनिमम और ये पोल बोलते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम। बीच में निकालने के लिए फार्मूला है, अगर मान लो यहाँ पर रहा तो कुछ और होगा, यहाँ पर रहेगा तो कुछ और होगा, तो सब हम लोग आगे देखेंगे अभी। मतलब 2 तरह से जी पर इफेक्ट पड़ने वाला है, एक हाँ यहाँ पर ज्यादा हुआ, यहाँ पर घूम नहीं रहा है, वो बाहर फेंका नहीं रहा है, अरे यहाँ बाहर फेंकाना चाहता है, तो यहाँ पर जी कम हो जाएगा। तो जी का वैल्यू 0, हाँ होगा ना, यहाँ पर अगर आदमी खड़ा हो जाएगा सेंटर पर तो है ना, मास ही खत्म हो जाएगा, इसका पूरा मास तो यहीं पर है, दोनों के बीच डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं डिस्टेंस अगर खत्म हो जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। एक तो स्पेस में चला जाएगा तो वहां पर जी का वैल्यू 0 है ना, बहुत ऊंचा चला जाएगा तो सेंटर पर कितना होगा एक बार हम लोग देखेंगे आगे डेरिवेशन में। नीचे में भी हम बोलते 0 ही हो जाता है, क्योंकि इसका मास तो निग्लेजिबल हो जाएगा, सेंटर पर चले जाएंगे तो m1m2/r² ही करना है ना, तो मास ही निग्लेजिबल खत्म हो जाएगा, तो उस केस में भी हम लोग का जी का वैल्यू 0। मेरे ख्याल से इसका जो ग्राफ आता है ना, कुछ इस टाइप से आता है, मतलब नीचे से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, सेंटर पर 0 होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, डिस्टेंस बढ़ोगे, जी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा जी। ये जो सरफेस है ना अर्थ का, यहाँ पर जी मैक्सिमम होता है, और उसके बाद और ऊपर जाओगे तो फिर घटना शुरू हो जाएगा, और फिर स्पेस में जाकर के फिर से 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से जी वेरी करता है। पहले हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे हाइट पर, तो उसमें किस तरह से इफेक्ट पड़ने वाला है, सबसे पहले वो देख लें। हम लोग का मेन जो फार्मूला था ये वाला था, जी m1m2/r² ना। एफ हम लोग का जो मेन था जी m1m2/r² था। अब मान लो कि तुम बढ़ करके और एच हाइट ऊपर चले गए, तो ये आर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, r+h में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अभी यही देखने से पता चल रहा है, एज का वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, है ना। अब फोर्स घटेगा तो जी भी घटने वाला है। हालांकि इसको और सिंप्लीफाई किया गया है, पहले तो जी डैश निकाल दिया, जी डैश आया gm/r+h²। इसको हम कंपेरिजन करना चाहते हैं कि जी के मुकाबले किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जो जी का हम लोग का फार्मूला था ना, जी था gm/r², ये जी का वैल्यू था ना, एगो मास कैंसिल हो गया था, उसी टर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं ताकि क्लियर एकदम जी के साथ इसको कंपेरिजन कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, जीएम आर को बाहर निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा gm/r²।
आर बाई आर दोनों को आर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर प्लस एच आर, ये हम लोग क्या किए, डिवाइड किए ना, और बदला में एक तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और होल स्क्वायर यहाँ पर है। अब क्या करो, जी एम डिवाइडेड बाई, इस आर को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर वाला को रहने देते हैं, आर प्लस एच बाई आर, इसका होल स्क्वायर इंटू आर का होल स्क्वायर। जैसे मान लो कि अंदर में ए बी है और पूरा का होल स्क्वायर किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकालेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर एक यूनिट है और एक दूसरा यूनिट है, जब ये दोनों यूनिट बाहर निकलेगा तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा ना। इसको अब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, तो जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको सेपरेट सेपरेट कर दे, आर बाई आर, आर प्लस एच बाई आर होगा ना, और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है ना, वही तुम्हारा जी है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल जी बटा आर बाई आर वन प्लस एच बाई आर के पावर 2, इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर के पावर कितना हो जाएगा, -2। इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, जो -2 ऊपर आया है ना, ये यहाँ पर अंदर में चला आता है, क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 - 2 एच बाई आर। तो जी डैश का जो हम लोग का फाइनल वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, जी इंटू 1 - 2 एच बाई आर आ रहा है। नोट कर लो, तो इसको नोट करने से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को फार्मूला लिख लेना है जी का, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, उस आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है आर प्लस एच, क्योंकि अब हम लोग डिस्टेंस बढ़ाने वाले हैं। अब उसके बाद जब आर प्लस एच लिख दिए तो उसको वापस से फिर जी के टर्म में लाना है, तो उसके लिए आर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट हम लोग को यही हुआ कि ये आर बाहर आ गया और इसको हम लोग आसानी से जी में रिप्लेस कर दिए, और अंदर वाला को सेपरेट करके और ऊपर म्यूटेशन कम्युनिकेशन वाला फार्मूला से तोड़ देना है ना, बस यही है इसका। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम एकदम कम है, रात में एक बार हालांकि जाके देख लोगे तो याद हो जाएगा, डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ। चलो इसमें देखो, तो नेक्स्ट पार्ट, अर्थ के नीचे अगर हम लोग जाएंगे ना, तब जी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो अर्थ के नीचे जाएंगे ना, तो सबसे पहले जी का जो वैल्यू था ना, जी एम बाई आर स्क्वायर, इस मास को रो के टर्म में लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि तुम अंदर जा रहे हो तो मास तो वैरी कर रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं तो बाहर वाला मास से हमको क्या लेना देना, है ना। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम ना, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, रो इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 ना, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हम लोग का एम का वैल्यू आ गया। अब इस एम के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हम लोग का जो नया जी है ना, वो आ जाएगा जी, एम के जगह पर ये वाला पुट करो, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, एम के जगह पर पुट कर दिए। उसके बाद नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, ये जो 3 है ना नीचे चला जाएगा और एक वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 जी पाई आर रो डिवाइडेड बाई कितना, 3, मतलब 4/3 पाई रो जी आर, यही आ गया ना। तो सबसे पहले जी को तुम लोग इस टर्म में लिखो, तो यहाँ से स्टार्ट करना, इतना दूर कर लोगे ना। एक बार हम लोग का जब ए आ जाएगा, हम लोग को पता चल गया कि अब ए जो है ना, जी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेके चले आए, थोड़ा सा नीचे लेके चले आए, पहले से ए डिस्टेंस आर था ना, थोड़ा नीचे आ गया तो अब कितना डिस्टेंस बच गया, पहले से देखो ए वाला पूरा डिस्टेंस आर है, अब हम लोग डी अंदर लेके चले आए, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी, तो हम लोग का नया ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, आर की जगह पर आर माइनस डी। तो ये वाला लिख लो, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो जी के टर्म में, ये वाला को, तुम्हारा ओरिजिनल जी ए वाला है ना, जिसमें 4/3 पाई आर जी इंटू आर है, इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4/3 पाई रो जी तक तो है ही, सिर्फ आर नहीं है, इसमें से आर निकालना पड़ेगा,
वही डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देंगे, 4/3 पाई रो जी आर बाई आर और इंटू कितना। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा जी बन गया, जी है ना, ऊपर में जी का वही वैल्यू है, बाकी को अंदर लेके चले जाओ, आर बाई आर माइनस डी बाई आर ना, तो ये आ गया जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये हम लोग का जी के टर्म में हो गया। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। इसके बाद ये वाला है ना, इसके बाद ये। अब देखो इसमें पूछ रही थी ना कि कहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो हम लोग का जो आया है जी का वैल्यू, जी डैश का जो वैल्यू आया है जी इंटू यहाँ पर है जो डी 0 और यहाँ पर आएगा तो डी का वैल्यू आर हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं, वेन डी बराबर 0, जी डैश कितना आ जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 0 बाई आर इक्वल टू सिर्फ जी ना, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ जी रहेगा। इस केस में, दूसरा वाला केस में क्या लेंगे जी का वैल्यू, सेकेंड केस में वेन डी बराबर आर, जी डैश कितना आ जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी के जगह आर ले लेना, आर बाई आर, जी इंटू 1 माइनस 1, जी इंटू 0। पिछला वाला फार्मूला में एच का वैल्यू इन्फिनिटी दे करके देखना, क्योंकि बहुत दूर जब चला जाएगा ना तो एच इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वहां पर भी जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों केस नोट कर लो, ये वाला केस 1 है और ये केस 2 है। यहाँ पर क्या करना होगा, एच का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रखना होगा ना, अगर बहुत दूर चले जाओगे ना तो एच इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे में जब इन्फिनिटी आता है ना तो ओवरऑल सारा का सारा 0 हो जाता है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ देखो इस टाइप का, वो जो बनाए थे हम लोग, ये वाला एक ग्राफ बना लो जी डैश और आर के बीच में, ये वाला ग्राफ नीचे बना लो। ये वही बता रहा है कि सेंटर पर 0 है, जैसे जैसे सेंटर से अर्थ से ऊपर जाओगे ना, मतलब सेंटर से जैसे जैसे ऊपर आओगे जी का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मास का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ने लगा तो वापस से डाउन होने लगा जी का वैल्यू। हो गया ना, ठीक है, ये दोनों ठीक से क्लियर है। सेकेंड वाला में हम लोग क्या करना था, बस मास का वॉल्यूम, मास का वैल्यू निकाल लेना था रो के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, और जी में पुट कर देना था। जी में पुट करने से क्या हुआ कि मास हट गया। हम लोग को प्रॉब्लम वही हो रहा था ना कि अर्थ के नीचे जा रहे थे तो मास घट रहा था, तो हम लोग उसको इंडिपेंडेंट कर दिया मास से। अब पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ आर पर डिपेंडेंट है ना, वो आर को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं आर माइनस डी कर। तो ये दो तो सिंपल है। उसके बाद आगे आगे आते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट हमारा ए वाला है कि अगर मान लो कि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ के रोटेट करने से जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसमें जो नया जी होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। अब ये लैम्डा रख करके, लैम्डा का वैल्यू पता करके हम लोग किसी भी पोजीशन पर जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लैम्डा जो है ना, अगर मतलब सीधा अगर निकालोगे ना, जैसे इक्वेटर पर हम लोग बोल रहे थे, तो इक्वेटर पर लैम्डा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 ना, तो 1 होगा तो आर माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा वही होता है ना एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों सेम होता है। वो एंगल के लिए यूज किया है। जैसे ये वाला अर्थ है ना, और मान लो कि यहाँ पर तुमको निकालना है, तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको लैम्डा लिया है, ये लैम्डा का वैल्यू बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर जो लैम्डा है ना वो मैक्सिमम 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म, कॉस 90 0 हो जाता है ना, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, जी डैश लैम्डा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जी का वैल्यू मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम, अब बीच में वैरी करेगा कॉस थीटा के अनुसार, जैसे जैसे कॉस वैरी करेगा। ये चीज़ यहाँ पर निकाला है कि लैम्डा अगर 0 डिग्री लेंगे तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये वाला नोट कर लो, क्या क्या नोट करोगे इसमें से। ये वाला देखो इसमें पूछ सकता है कि जो वैल्यू है ना वो रिड्यूस क्यों होता है, तो हम लोग वहाँ पर यही देंगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाता है, और नेट फोर्स कम होगा तो जी का वैल्यू तो कम हो ही जाएगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट नोट कर लो, और ए फार्मूला, और ये वाला लिखना है, ये वाला छोड़ भी सकते हो, बस ये वाला नोट कर लो। ऊपर हेडिंग ये दे देना, वेरिएशन ऑन होगा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जरूरत नहीं है, समझ में तो आ ही जा रहा है ना, ऊपर से छोड़ दो इसको। इसको कोई प्रूफ कर सकता है, प्रूफ कर पाओगे इसको। यहाँ पर बाहर में क्या फोर्स लग रहा था, एम वी स्क्वायर बाई आर ना,
एक्सीलरेशन मतलब बाहर की ओर वी स्क्वायर बाई आर था, और वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा ना, तो ये लिख दो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। तो फाइनली क्या बच रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर लिखा है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया आर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जैसे हम लोग लिखे थे ना कि बाहर की ओर एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग को तो फोर्स नहीं एक्सीलरेशन लिखना है ना, तो एम को हटा दो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अब वी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो फिर एक आर कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब बाहर की ओर एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर और अंदर की ओर जी, तो ओवरऑल हो गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब वो तो यहाँ का तो चलो ठीक है, ये निकल जा रहा है, ये प्रूफ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रहेगा तब कैसे प्रूफ करेंगे, वही मतलब कि ये कॉस आएगा कैसे, वो हम लोगों को सीखना। ये देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, अगर बॉडी जो है ना, यहाँ पर अगर बॉडी रखा हुआ रहेगा ना, तो देखो ये जो रोटेट करेगा इस सर्किल में रोटेट करेगा, ऊपर वाला सर्किल में रोटेट करेगा ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, यही ना। ए वाला एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। तो अगर टोटल फोर्स देखोगे यहाँ पर, तो ए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर फोर्स लेकर के चले तो फिर यहाँ पर मास भी लिखना पड़ेगा ना, बाहर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था ए एम आर ओमेगा स्क्वायर ही लग रहा था ना इस सर्किल में रोटेट करने से, और इसका अगर कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन थीटा है तो ए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। एंगल थीटा है इसलिए ऊपर जाकर वो कॉस थीटा हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, हम लोग का जो आंसर आया है कॉस स्क्वायर थीटा आया है ना, वो क्यों? और एक पहला प्रॉब्लम वो है कि कॉस स्क्वायर क्यों आया, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो आर यूज हुआ है ना, ये इसका रेडियस यूज हुआ है, क्योंकि इस सर्किल में रोटेट कर रहा है तो तुम ए वाला रेडियस लोगे ना, लेकिन हम लोग को जो आंसर चाहिए वो अर्थ के रेडियस के टर्म में चाहिए, ये वाला है तुम्हारा अर्थ का रेडियस, ठीक है। इसमें और इसमें रिलेशन निकाल सकते हो, ए वाला थीटा है तो फिर ए थीटा होगा ना, तो ए जो स्मॉल आर है ये तो बेस हो गया, यहाँ पर लिख लो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ से r बराबर कितना आ गया, r cos थीटा। ऐसे भी कर सकते हो r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर ना, अब यहाँ पर चेंज कर दो इक्वल टू एम, r की जगह पर क्या लिखना है, r cos थीटा, r ठीक है, r को रिप्लेस कर दिए, अब ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा, तो ओवरऑल कितना बन गया है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन गया जो बाहर की ओर लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अंदर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी। नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स, अब ऑब्जेक्ट बाहर नहीं फेंका रहा है, वो अभी भी जमीन पर ही है, ठीक है ना, मतलब कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और नेट फोर्स हम लोग क्या जानते हैं, एम इंटू ए जानते हैं, ए की जगह पर यहाँ पर जी डैश लिख रहे हैं क्योंकि अर्थ से रिलेटेड सारा काम हो रहा है, तो एम कॉमन ले लो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम कैंसिल और जी डैश हम लोग का आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही फाइनल आंसर आ जाता है। वहां पर थीटा की जगह पर लैम्डा ले लिया है, केवल नोट कर लो। समझ में आया ये बोला ठीक से क्लियर। स्टेप इसमें क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ के केस में तो इजिली निकाल ले रहे थे, कोई दिक्कत हुआ नहीं था, एम आर ओमेगा स्क्वायर सिर्फ कर दिए, घटा दिए। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया ना तो एक्चुअली वो अब इस सर्किल में नहीं घूम रहा है, जब यहाँ था तो यहाँ वाला सर्किल में घूम रहा था, अब जब ऊपर आया तो इस सर्किल में घूमने लगा। इस सर्किल का रेडियस कम है, स्मॉल आर है, और यहाँ पर जो फोर्स भी लग रहा है ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अर्थ तो इस डायरेक्शन में नीचे खींच रहा था, तो हमको क्या करना पड़ा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग का एम जी नीचे की ओर और एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ऊपर की ओर। अब उसके बाद देख रहे हैं प्रॉब्लम ये आ गया ना कि हमको जो आंसर चाहिए इस आर के टर्म में नहीं चाहिए, हमको अर्थ का जो रेडियस है ना उसके टर्म में आंसर चाहिए, तो हम लोग इस आर को फिर से रिप्लेस कर दिए। पहला क्या बनाया, न्यू सर्किल तैयार किए, सेकंड में क्या किए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर लिख लिए, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो लिख लिए। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए,
जो न्यू सर्किल का जो आर था ना उसको रिप्लेस कर दिए अर्थ वाला रेडियस से, बस हम लोग का आंसर आ गया। न्यू सर्किल के अनुसार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो आर था ना उसको हम लोग रिप्लेस कर लिए कैपिटल आर से। नोट करो तो इसको। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ये वाला लिख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग जान गए, देखो दोनों में कितना छोटा सा का फर्क है। जब हम लोग फोर्स लिखते हैं ना तो F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। और जब जब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं ना तो इसमें से m2 को हटा देते हैं। m2 को हटा दिए मतलब क्या, m2 को 1 कर दिए, जीरो नहीं ना किए, जीरो करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर किए जी m1 इंटू 1 बटा आर स्क्वायर, तो ये बन गया जी m1 बाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे, इस फील्ड को हम लोग यही बोलेंगे ना कि ये भी एक तरह का फोर्स ही है, बस जो टेस्ट मास तुम लोग लिया था ना, जैसे एगो तो फिक्स्ड मार्क्स रहेगा और दूसरा टेस्ट मास रहेगा, चेक करेंगे कितना फोर्स लग रहा है। हम लोग बोलेंगे जो टेस्ट मास लिए थे ना बस उसको अलग वैल्यू ना दे करके 1 kg कर दिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा मास लिया जाता है वो 1 kg का लिया जाता है। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट थोड़ा सा फर्क हो जाता है, एक्सपीरियंस बाय एनी टेस्ट मास डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट मास। टेस्ट मास से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो तुम लोग इतना ऐसा मत लिखना, लेकिन पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ऑफ मास 1 kg, बस। ठीक है, 1 kg मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे। लिख लो तो इसको, हेडिंग दो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर लिख देना बाय एनी टेस्ट मास, बस ये सब मत लिखना, ब्रैकेट में खाली कर देना 1 kg, ये सब ना लिख करके ब्रैकेट में 1 kg कर देंगे तो काम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, क्या था, 1 बाई जी m1 m2 बाई आर था ना। अब वो कैसे आएगा वो हम लोग को ड्राइव करना है। तो देखो हम लोग कह रहे थे कि चेंज इन एनर्जी जो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या वर्क डन के बराबर होता है। चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और ये जो वर्क डन है ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, एफ डॉट डी एस था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही था ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि किसी तरह बस ये वर्क डन निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हम लोग का मास m1 दिए हुआ है और एक तो दूसरा बॉडी यहाँ पर है मास इसका m2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है पहला दूसरा मास जो है r2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, पहला मास r1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस मास को पकड़ करके यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में बोल रहे कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस बॉडी को अगर पकड़ के यहाँ से यहाँ तक लाते हैं कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टोर उतना ही होगा जितना हम लोग काम करेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन सिंपल निकाल लेंगे, जितना काम होगा वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास है एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना लोगे, डिस्प्लेसमेंट तो चलो ठीक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, तो ये तो r2 माइनस फोर्स तो हमेशा चेंज करते रहेगा ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब तुम यहाँ पर रख रहे हो तो फोर्स कुछ और है, यहाँ पर लेके आए तो फोर्स कुछ और हो गया, और आगे लाएंगे तो फोर्स कुछ और, मतलब फोर्स तो हमेशा वेरी कर रहा है, तो फोर्स तो हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है ना। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग को इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस dr, ठीक है। dr लेकर के और ऑब्जेक्ट को बस यहाँ से यहाँ तक बस मूव करवाना चाहते हैं। मान लो कि हमारा मास m2 जो है ना यहाँ पर है और इसको पकड़ करके बस यहाँ से यहाँ पर लाना है, तो बस थोड़ा सा उसको हिला रहे हो, छोटा सा डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ पर किए, तो फोर्स नहीं चेंज होगा, हल्का फुल्का होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो देखो जब यहाँ पर है ना ये डिस्टेंस यहाँ से r है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dr, तो वर्क डन निकल जाएगा यहाँ पर, ये dr यहाँ से यहाँ पर देखो फोर्स हम लोग को पता चल चुका है कि ये वाला फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट dr, तो वर्क डन कितना हो जाएगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू dr, यही हो जाएगा ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे,
इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, R1 से लेकर के R2 तक, क्योंकि R1 से R2 तक इसको लेकर के आगे बढ़े हैं। नोट करना है, यहाँ पर देखो dw का वैल्यू लिखा हुआ है, नोट कर लो तो एक बार, हेडिंग दे दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर लिख लेना सपोज मास m2 इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम E टू D, ब्रैकेट कर लेना डिस्टेंस dr, देन टोटल वर्क डन, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं करना है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Gm1m2/r²। ये वाला फिगर बना लेना है, फिगर बनाने के बाद बस सिर्फ इतना लिखना है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो मास है ना, यहाँ से D से E की ओर डिस्प्लेस किया गया है। पहले फिगर बनाओ, उसके बाद लिखवा देते हैं। ये फिगर बन गया ना, लिखो तो सपोज मास m2 इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम E टू D, ब्रैकेट में dr, देन टोटल वर्क डन dw इज इक्वल टू ये वाला। अब बस इसको यहाँ पर नोट कर लो, du बराबर माइनस dw। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, माइनस साइन यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिखा है? ये साइन जो है ना वो डिपेंड करता है कि वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, सिस्टम मतलब हमारे द्वारा किया गया है या फिर बॉडी के द्वारा किया गया है। तो हम लोग देखो, हम लोग तो बस इसको पकड़ के यहाँ पर डिस्प्लेस किए थे इधर, मतलब जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोग के द्वारा जो वर्क डन हुआ ना वो पॉजिटिव हुआ। लेकिन इस बॉडी के द्वारा जो वर्क डन हुआ ना, अब बॉडी तो रिपेल कर रहा था, दोनों अगर मास पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बॉडी तो रिपेल कर रहा था, बॉडी फोर्स उधर लगा रहा है लेकिन जबरदस्ती उसको इधर लाया जा रहा है, तो बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव, 180 डिफरेंस हो गया एंगल का, है ना। मतलब जबरदस्ती बॉडी इधर आ रहा है और फोर्स उस तरफ लग रहा है, तो बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन है जो कि निगेटिव है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। माइनस साइन को तुम यहाँ पर लिख सकते हो ना, ये वाला नोट कर लो, इतना बराबर इतना, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2, क्योंकि ओवरऑल R1 से R2 बॉडी को डिस्प्लेस किया गया था। ये हो गया ना, ये समझ में आया पूरा। यहाँ पर क्या किया, इंटीग्रेशन किया है ना 1/r² का, 1/r² कैसे करोगे, r के पावर -2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, r के पावर -2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r के पावर -2 dr, अरे R1 से R2 तक है ना, तो x के पावर n वाला क्या होता था, n इंटू एक्स के पावर n+1, ये होता था ना। तो यहाँ पर वही कर दो, इज इक्वल टू r के पावर -2+1 बटा r के पावर -2+1, ये R1 से R2, तो यहाँ से आ जाएगा r के पावर कितना, -1 बटा -1, ये R1 से R2, तो ये हम लोग का फाइनली माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं और r के पावर -1 को 1/r लिख लेते हैं, R1 से R2 ना, r उसको चेंज करोगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/, एक बार ऊपर वाला लिखते हैं, R2 -1/R1 हो गया सारा, इज इक्वल टू 1/R1 -1/R2, ये फाइनल आ जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर है 1/R1 -1/R2, ये नोट करना है कि ये याद रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जब पूछता है ना, तो हम लोग को एक जो है ना ए मान करके चलते हैं, जैसे यहाँ पर R1 से R2 लिया है ना, तो ये R1 इन्फिनाइट मान करके चलता है कि बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को पकड़ करके लाया गया है, R2 है ना इन्फिनिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब जब R2 इन्फिनिटी एज्यूम कर लोगे ना, तो फिर वही जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आ जाएगा। यहाँ पर R2 इन्फिनिटी पुट कर दिया तो 1/∞ 0, फाइनल Gm1m2/r, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर ये वाला लिख लो, नीचे लिख लो ना, इफ R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन उसके बाद स्केप वेलोसिटी था, तो स्केप वेलोसिटी तो सिंपल है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट को इतना तेजी से फेंकना रहता है ना कि मतलब वो अंतरिक्ष में चला जाए, है ना। तो इसमें हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मान लो कि अर्थ पर से बहुत जोर से फेंकते हैं, तभी उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, और एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे जा करके वहां पर क्या हो जाएगा, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ½ mv² इज इक्वल टू mg इंटू एच ना, mg इंटू एच प्लस आर, या फिर जितना भी टोटल डिस्टेंस ऊपर कवर करेगा। यहाँ पर ए वाला लाइन लिखो तो हेडिंग दे दो स्क्वायर वेलोसिटी,
और यहाँ से ये वाला लाइन लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर वही मेन वही लिखना है, काइनेटिक एनर्जी लॉस बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया G_m1 m2 बाई r टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना। इन दोनों कंपेरिजन करके बस v का वैल्यू निकाल लेना है, √2gr के बराबर हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी कर दिया है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी G_m1 m2 बाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो हम लोग वेलोसिटी इनिशियली देंगे ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्पेस में जाने के बाद 0 हो जाता है, इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अब एक और ऑर्बिटल वेलोसिटी रह गया, वो छोटा सा है, ये वाला है ऑर्बिटल वेलोसिटी G_m1 m2 बटा r²। मतलब टोटल फोर्स जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई r के बराबर। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है और इसको चारों ओर ऑर्बिट में मूव करेगा, इस तरह से सैटेलाइट मूव करेगा ना, और इसका मास मान लो a m1 हो गया और ये वाला m2 हो गया, तो ये अंदर में कितना फोर्स लगाएगा G_m1 m2 बाई r², और बाहर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा mv² बाई r ना। बस यहाँ से v0 का वैल्यू निकाल लेंगे, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ऑर्बिट में इस स्पीड से घूमेगा वो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्किल में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना उस पर, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, अंदर की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों को इक्वल कर देंगे।